बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप बैनुल-अक़वामी सियासत के स्टूडेंट हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स एंड आलमी उमूर पे आप तक पहुँचती रहें। व्यूअर्स, अफ़गानिस्तान के ऊपर मैंने एक रिसर्च स्टडी की और मेरी स्टडी का रिजल्ट ये था कि अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ वॉर्स, वॉरियर्स, वॉरलॉर्ड्स, वेपन्स एंड वॉर्स। यानी कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी सरज़मीन है जिसमें हमेशा जंगें होती रहीं, यहाँ पे वॉरियर्स आते रहे, यहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, यहाँ पे वेपन्स के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ पे वोव्स यानी आहें, सिसकियाँ, परेशानियाँ अ, हमेशा लगी रही हैं। और ये मुल्क जो है ये अ, तारीख के बेशतर जो अदवार हैं उसमें यहाँ खाना जंगी या किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग या जो है इसमें आपस में जो सिविल वॉर जिसे कहते हैं वो लगी रही। अगर आप पिछले 100 साल की बात देखें तो जब बरसगीर पाक व हिंद अ, जो वो था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, तो उस वक्त भी यहाँ पे ग्रेट गेम होती रही। एक तरफ इसके रशिया था और दूसरी तरफ इसके ब्रिटिश इंपीरियल इंडिया था। तो ये एक बफर जोन था दोनों उसके दरमियान। लेकिन 1893 में अमीर अब्दुर्रहमान जो कि उस वक्त अफगानिस्तान के शाह थे और जो ब्रिटिश एक डिप्लोमेट थे जिनका नाम था ड्यूरेंट, तो उनके दरमियान ये 2640 किलोमीटर जो बाउंड्री है ये इसको इसकी मार्केशन हुई और ये डिसाइड हुआ। और फिर उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है तो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के मुताबिक उस वक़्त की जो कॉलोनियल पास्ट की तमाम जो एग्रीमेंट्स थी, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन से कवानीन को पास किया गया कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक तमाम के तमाम जो इंपीरियल एग्रीमेंट्स थे, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो चुनांचे वही ड्यूरेंट लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सरहद की सूरत अख्तियार कर गया। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतें जो हैं, वो इस बाउंड्री को या इस बॉर्डर को जो है ना वो रिस्पेक्ट करने से गुरेज़ां रही। और यहाँ मैं एक बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे बात करते हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ों पे। पॉजिटिव चीज़ें ये है कि दुनिया की तारीख के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो शायद ही दुनिया में कोई 2 और ऐसे मुल्क होंगे जिनकी तारीख, तहज़ीब, तमद्दुन, उनका कल्चर, लिबास, ज़बान, हत्ता कि उनके हीरोज़ ये कॉमन हों, ये एक हों और इतनी ज़्यादा इश्तिराक, इतनी ज़्यादा कॉमन वैल्यूज़ और कॉमनैलिटीज़ दुनिया की शायद ही किसी 2 कौमों के दरमियान में हो, जितनी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। ये कॉमनैलिटीज़ जो हैं, ये दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि वो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना मोर देन इनफ है। लेकिन हालिया दिनों में बल्कि तारीख 1947 से लेके आज दिन तक पाकिस्तान को एक बात पे तशवीश रही है कि पाकिस्तान की जब भी अफगानिस्तान से कोई उम्मीद रही है तो शायद वो पूरी नहीं हुई। 47 में ही अफगानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको चैलेंज किया। लेकिन फिर उसके बाद भी जो है ना अ, वो पख्तूनिस्तान और मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना यानी रंजिशें क्या रहीं। मैं एक चीज़ को वो करना चाहता हूँ कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान में कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहीं। चुनांचे जब 1979 दिसंबर 24 दिसंबर 1979 को जब रशिया इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को, तो उससे पहले 2 लाख से ज़्यादा अफ़गानी हिजरत करके पाकिस्तान की सरज़मीन पे आके बसना शुरू हो चुके हुए थे। और फिर यहाँ से एक मुहाजिरीन का एक नया सिलसिला शुरू होता है और तकरीबन 45 से 50 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानियों ने बड़ा दिल खोल के उनको
वेलकम किया और उनको अपने भाइयों की तरह, और मुहाजिर और अंसार का वो जो मदीना की रियासत के अंदर जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर अमल पे दोनों साइड जो है ना उन्होंने अमल किया। लेकिन 1988 में जब यहाँ से रशिया जो है वो निकलता है, एग्जिट करता है, तो यहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू होती है बिटवीन द वॉरलॉर्ड्स। क्यों? कि वो जो रशिया यहाँ से निकलता है तो वो असले के अंबार छोड़ के जाता है, और वो वॉरलॉर्ड्स के हाथों वो असला आता है, और वॉरलॉर्ड्स जो हैं उसी असले को इस्तेमाल करके फिर एक दूसरे के जो इन्फ्लुएंस से अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टेरिटरीज में उसको वो करते रहे, और इंटरम गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक थे, दोस्त ममालिक, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1992 तक अफगान इंटरम गवर्नमेंट जो है वो मार्ज वजूद में यानी तश्कील नहीं पा सकी। चुनांचे ये एक सिविल वॉर रही, फिर जो है ना 1996, 94, 96, 5, 6 में फिर तालिबान का एरा आता है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं ना अमन, अमन जो होता है, मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए एक बात कहूंगा कि पीस जो होते हैं उसके दो लेवल्स होते हैं। एक है नेगेटिव पीस, वो ये है कि जब आपके यहाँ वायलेंस, जंग या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टॉप हो जाए तो वो नेगेटिव पीस कहलाता है कि वहां पे अमन हो गया। लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव पीस होता है, वो पॉजिटिव पीस होता है तरक्की का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का। वो चूंकि तालिबान का आज की दुनिया के हिसाब से उनकी वो शायद कैपेसिटी नहीं थी कि वो पॉजिटिव साइड पे जाते, तो लिहाजा वो पॉजिटिव पीस जो है वो एस्टेब्लिश अफगानिस्तान में नहीं हुआ, और फिर 9/11 का वाकया और वो सारी चीजें। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि जो जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इसके एक बड़ा जबरदस्त इसकी हिस्ट्री है। इसके अक्रॉस दोनों तरफ पख्तून लोग रहते हैं, और एक राहदारी सिस्टम है जो कि 1947 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो है ना वो कायम है, कि एक तरफ के लोग अगर शॉर्ट विजिट पे दूसरी तरफ जाते हैं तो वो उस राहदारी के तहत जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया की तारीख में, मॉडर्न वर्ल्ड की उसमें तारीख में ये एक बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का वो है कि वीजा या पासपोर्ट के बगैर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। तो मेरे महदूद इल्म के मुताबिक शायद ये दुनिया के पहले दो मुल्क हैं जो बगैर वीजा या पासपोर्ट के दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। तो यहाँ हमारे दरमियान में मैंने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा कॉमनैलिटीज है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि दोनों मुल्क बजाय इसके। अच्छा, यहाँ एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं ये बताना चाहूंगा, वीडियो अगर लंबी होगी तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे वो है। अगर आप तारीख उठा के देखें तो अफगानिस्तान में हमेशा इसको कहते हैं कि द ग्रेवयार्ड ऑफ द ग्रेट पावर्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में ये कहा जाता है, सिकंदर आजम का, कि उसने वो आया था ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक अंपायर है, जो आज के ये जो ग्रीस, टर्की और इन कंट्रीज से, वहां से वो इजिप्ट को फतह किया, और फिर आगे ईरान को के बारे में ये मशहूर है कि ईरान एक अजीम उस वक्त की रियासत थी एंशंट एरा की, लेकिन ईरान को सिकंदर आजम ने कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में फतह कर लिया था। लेकिन जब सिकंदर आजम अफगानिस्तान के एरिया में आता है तो सिकंदर आजम जो है, या आजकल को, अच्छा अफगानिस्तान का से मेरी मुराद यहाँ पे ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पश्तून बेल्ट है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये वो बेल्ट है कि यहाँ पे वॉरियर्स रहते हैं, बड़े बहादुर और जफाकश लोग रहते हैं। तो सिकंदर आजम जो है वो यहाँ इस खत्ते को फतह नहीं कर सका, और उसके बारे में मुख्तलिफ उसकी जो मौत थी, वो उसकी जो एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि उसको इतना बड़ा सदमा हुआ कि वो उधर से निकला था और यहाँ तक आया, यहाँ से आगे जो उसका एक्चुअल मकसद था, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा यानी खुशहाल और यहाँ का वो था, तो वो हिंदुस्तान तक पहुंचना चाहता था, और ये जो पख्तून बेल्ट है, यहाँ से वो आगे हिंदुस्तान की तरफ नहीं जा सका, तो पख्तूनों ने इनको शिकस्त दी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो रशिया की भी अगर आप देख लें तो यहाँ से निकलने में दोनों साइड के पख्तूनों ने मिल के काम किया। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं वॉर ऑन टेरर में, कि 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहाँ पे रहे, उन्होंने तकरीबन 2000 अरब डॉलर से ज्यादा खर्चा किया, और तकरीबन 3000 के करीब बंदे मरवा के यहाँ से निकले। लेकिन पते की बात यह है कि उनके खिलाफ भी दोनों साइड के पख्तून यकजा थे। अब यहाँ पे ये है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, इनके दरमियान में चपकलश और रंजिश बढ़ती चली जा रही है। अब क्या है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ बैनुल अक़वामी सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए, कि अब जो ग्रेट पावर्स हैं, जो जो तागूती ताकतें हैं,
انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دونوں سائڈ کے پختونوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی کوئی اور گریٹ پاور یعنی الیگزینڈر دا گریٹ سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹس دا سول ہیجمون آف دا ورلڈ سے تک کوئی شخص اس خطے کو فتح نہیں کر سکا۔ آئیے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ میری گزارش ہے دونوں سائڈ سے، افغانستان سے بھی ہے اور پاکستان سے بھی، کہ ایک دوسرے کا خون بہانے کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھا جائے، مذاکرات کیے جائیں، ایک دوسرے کی جو پریشانیاں ہو ان کو سمجھا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اور بھائیوں کی طرح آپس میں، اچھے ہمسایوں کی طرح، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پہ رہا جائے۔ کیونکہ اس خطے میں، اس علاقے میں، یقین کیجئے کہ مورچے میں یا فوجی گاڑی میں بیٹھا ہوا جو وردی پہنا ہوا شخص ہے وہ بھی پختون ہے، اور مورچے کے باہر جو اس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے وہ بھی پختون ہے۔ دونوں سائڈ کے پختون ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دونوں سائڈ کے پختون ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام گریٹ پاورز اگر اس خطے کو شکست نہیں دے سکی، ان کو فتح نہیں کر سکی، اب جی جب آپس میں لڑیں گے تو یہ ان کی تباہی کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی کسی کو طاقتور نہیں بناتا۔ جنگ میں جب بھی آپ جائیں گے آپ کمزور ہوں گے، جنگوں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ افغانستان کو چاہیے کہ افغانستان کی عوام پچھلے 50 سال سے حالت جنگ میں ہے، وہاں روزگار کی کمی ہے، وہاں پہ خوشحالی کی کمی ہے، وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، وہاں پہ صحت کی سہولتوں کی کمی ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بھائی کی طرح اپنے مسائل اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے، اور جہاں تک ہو سکے پاکستان کی بھی سنیں اور اپنی بھی سنائیں، اور ایشوز کو ریزالو کرے، تاکہ افغانستان کی عوام اور اس پورے خطے کی پختون عوام جو ہے ان کی قسمت بدلی جائے، نہ کہ ان کے اوپر ایک اور، جسے کہتے ہیں نا، یعنی ایک اور آفت جو ہے اس کے لیے سامان جو ہے نا فراہم کیا جائے۔ میرے دونوں سائڈ کی پختونوں سے اور دونوں سائڈ کی حکومتوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا را بیٹھ کے اور ڈائلاگ کے ساتھ بات کریں اور ٹیبل ٹاک کریں اور مسائل کا حل نکالیے، نہ کہ ایک دوسرے کو مکے لا رہتے رہیں اور ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، دونوں ایک دوسرے کو ہی ماریں گے، دونوں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے وطن اور اپنی قوم کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔